गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग टर्म है वो है एसेट। संपत्ति क्या है? तो बिजनेस में कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर बिजनेसमैन की ओनरशिप होती है, उस वस्तु को हम एसेट कहते हैं। ये जो एसेट है, जो ये संपत्ति है, इसको पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता, बल्कि बिजनेस में लंबे टाइम तक प्रोडक्शन करने के ऑब्जेक्टिव से इनको खरीदा जाता है। तो बिजनेसमैन इकोनॉमिक प्रॉफिट को एक्वायर करने के लिए इन सभी एसेट्स पर, जो हमारी एसेट हैं, उन पर अपना कंट्रोल रखता है, जैसे स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये सभी क्या हैं? एसेट्स हैं। अब आगे क्लासिफिकेशन करेंगे एसेट्स का, कि जैसे करंट एसेट्स, जिसको कहते हैं चालू संपत्तियां। तो करंट एसेट्स में ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड कम होता है, जिनको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करवा लिया जाता है, जैसे डेटर, स्टॉक या फिर गुड्स। अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद वो बिजनेस में आता है गुड्स, और उसको कुछ टाइम बाद 1 मंथ या 2 मंथ के बाद हम उसको अगर सेल कर देते हैं, तो डूरिंग द ईयर, 1 साल के ही अंदर वो जो गुड्स था वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको कहते हैं करंट एसेट्स। जो करंट एसेट्स हैं उसको हम शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। फिर है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस में प्रोडक्शन करने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं। बिजनेस में की जो भी प्रोडक्शन वर्क हैं, ऑपरेशन वर्क हैं, उसमें उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है। तो मतलब जिनका मैच्योरिटी पीरियड लंबा होता है, उन्हें नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स में 2 तरह की संपत्तियों को शामिल करते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में ऐसी संपत्तियों को लिया जाता है जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनकी अपनी फिजिकल एंटिटी होती है, जिनको हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जिनको देखा भी जाता है और छुआ भी जाता है। ऐसी संपत्तियां होती हैं टेंजिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मशीनरी, फर्नीचर, जिनको हम टच भी करते हैं और सीन भी करते हैं। तो ऐसी संपत्तियां हैं टेंजिबल एसेट्स। इसी तरह से इनटेंजिबल एसेट्स में ऐसी एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है जिनकी अपनी फिजिकल एंटिटी नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम ना तो सीन करते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बल्कि उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुडविल। जो गुडविल है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि गुडविल की कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होती, गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, गुडविल को हम सीन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। तो गुडविल एक तरह से रेपुटेशन है कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, तो उस रेपुटेशन को हम महसूस कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से हमारी रेपुटेशन क्या है कंपनी की, बिजनेस की, तो उसको हम सीन और टच नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स में ऐसी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनको कैश में रियलाइज नहीं किया जाता, मतलब कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता, और ना ही फर्दर कोई फ्यूचर में उनसे हमें बेनिफिट मिलते हैं, उनको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं कि जब हम अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करते समय हमें क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं, वो सभी खर्चे हमारे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो थे, स्टार्टिंग जब बिजनेस को किया, तो
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 लाख रुपए के थे। तो अब कंपनी क्या करेगी, अगर उन 5 लाख रुपए खर्चों को किसी एक ही पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या किसी एक ही साल में उन खर्चों को P&L अकाउंट में अगर डेबिट कर देती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देती है, तो वो खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए कंपनी डिसाइड कर लेती है कि जो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इनको 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस में राइट डाउन करना है। तो हर साल 1-1 लाख रुपए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करती है, ताकि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अफेक्ट ना हो। तो इसलिए 5 सालों में कंपनी क्या करेगी, 1-1 लाख रुपए को राइट ऑफ करेगी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब मान लो फर्स्ट ईयर कंपनी ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए, तो जो रिमेनिंग के 4 लाख रुपए बचते हैं, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो 5 लाख के थे, 1 लाख रुपए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया फर्स्ट ईयर। तो जो 4 लाख रुपए थे, 4 लाख रुपए को कंपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाती है। तो वो 4 लाख रुपए जो हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाए, तो वो कौन सी एसेट थी, फिक्टिशियस एसेट। तो उसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जिसको हम कैश में रियलाइज नहीं करते और ना ही इनसे कोई बेनिफिट हमें मिलता है। फिर है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब है प्राप्तियाँ। क्या क्या हमें रिसिप्ट मिली, प्राप्तियाँ हुई। तो जो रिसिप्ट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। जो रिवेन्यू रिसिप्ट हैं वो रैकरिंग नेचर की होती है। रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग, बार बार होना, और उसका जो साइज होता है अमाउंट का वो होता है स्मॉल अमाउंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कि अगर हमें रेंट मिलता है तो पर मंथ के अकॉर्डिंग बार बार रेंट मिलता रहेगा। एनुअल में पूरे साल में 12 बार हमें रेंट मिलेगा, क्योंकि पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो जो रेंट हम रिसीव करते हैं तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, वो है रिवेन्यू रिसिप्ट। 1 साल के विदिन 1 साल में ही बार बार रिपीट होती है वो ट्रांजैक्शन, और उनकी जो अमाउंट है वो स्मॉल होती है। जैसे रेंट के हमें 5000 मिले, 7000 मिले, तो इस तरह से अमाउंट उनकी क्या है, स्मॉल। इस तरह से कमीशन है, कमीशन भी रैकरिंग है, बार बार होने वाली ट्रांजैक्शन है, तो वो एक रिवेन्यू रिसिप्ट है। इसी तरह सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इसका अपोजिट है, वो नॉन रैकरिंग नेचर है, वो बार बार नहीं होती और उसकी जो अमाउंट है वो लार्ज अमाउंट है। जैसे बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया, तो हो सकता है कि 2 साल में एक बार हमने बैंक से लोन लिया, फिर 5 साल बाद बैंक से लोन लिया, तो वो रैकरिंग नेचर की नहीं है, वो नॉन रैकरिंग नेचर की है। और जब हम लोन लेते हैं तो वो लोन ये नहीं कि 5000 का 7000 का लेते हैं, उसकी जो अमाउंट है वो है लार्ज। जैसे हमने 20 लाख रुपए का लोन लिया, 30 लाख रुपए का लोन लिया, तो अमाउंट क्या है, लार्ज है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो सेल करने से हमने 10 लाख रुपए में सेल की, तो वो भी जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी नॉन रैकरिंग है और लार्ज अमाउंट की है, तो उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फिर है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, भी कितना हम खर्च करते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेसमैन है वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं। तो एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे कि मनी, एक लाइबिलिटी कहेंगे। एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस को एक्वायर करने के लिए, अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई एसेट्स परचेज करते हैं, तो गुड्स को और एसेट्स को परचेज करने के लिए हमने कितना पैसा खर्च किया, तो वो क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर है वो 3 तरह का है, एक है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें हम जो अमाउंट लेते हैं वो लेते हैं, जैसे हमने परचेज किया गुड्स या फिर सर्विस डूरिंग द ईयर, इसमें 1 साल के अंदर हम जो भी खर्चे करते हैं उन खर्चों को लिया जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे विद इन 1 ईयर हमने रेंट की कितनी पेमेंट की, सैलरी कितनी पे की और वेजेस कितना पे किया, तो 1 साल के विद इन जितने भी हम खर्चे करते हैं वो खर्चे हैं हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐसे खर्चों को लिया जाता है जो मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए हम करते हैं। जैसे हमने कोई मशीन परचेज की, मशीन जो है उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लंबा है, वो 5 साल चलेगी, 7 साल चलेगी मशीन। तो इसलिए ऐसी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स जिसको परचेज करने के लिए हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, अगर हम परचेज करते हैं मशीनरी को, मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है जिसका वो लंबा है, 1 साल से ज़्यादा है। इसलिए थर्ड पार्ट है इसका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इस तरह के खर्चे लिए जाते हैं कि ऐसी ट्रांजैक्शंस या ऐसे एक्सपेंडिचर लिए जाते हैं जिनका नेचर तो रिवेन्यू होता है बट बेनिफिट जिनका हमें आगे के साल में मिलता है। जैसे हमने रिवेन्यू नेचर का मतलब 1 साल के विदिन 1 साल में हमने वो खर्चा किया लेकिन उसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले साल में मिला। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कंपनी का विज्ञापन कराते हैं, तो विज्ञापन करने पर हम पैसा खर्च कर देते हैं। मान लो 1 साल में हमने एडवर्टाइजमेंट कराई तो 1 साल एडवर्टाइजमेंट पे हमने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो उसका नेचर तो रिवेन्यू था क्योंकि विद इन 1 ईयर वो हमने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता रहेगा। जो लोग उस एडवर्टाइजमेंट को 1 साल बाद देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, तो तभी उनकी डिमांड बढ़ेगी और वो उसको खरीदेंगे। तो इससे जो हमारी कंपनी है उसको बेनिफिट एक